हेलो बच्चों, 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सब बच्चों का वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जस्ट अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू हम किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो है हम केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जिस सेल को यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम आज जानेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेकिंग। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें बाहर से किसी बैटरी या सेल के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन को जो है करंट दिया जाता है या एनर्जी दी जाती है, जिसकी वजह से जो कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है ब्रेक कर जाता है। और इस तरीके से ब्रेक होने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ब्रेक कर जाता है और इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड पर चला जाता है और वहाँ अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। ड्यू टू दैट टाइम जब वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है तो वहाँ पर कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस which used for electrical energy convert into the device which used for the electrical energy convert into chemical एनर्जी। तो एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल। अब थोड़ा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इस तरीके का एक वेसल्स होता है जो एक इंसुलेटर वेसल्स होता है। आइदर प्लास्टिक का बना हो सकता है या सॉइल का बना हो सकता है, बट ये कंडक्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर होगा तो ये खुद जो है यहाँ इसके अंदर खुद के अंदर जो है वो करंट फ्लो
हो सकता है। तो यहाँ इस इंसुलेटर वेसल्स के अंदर हम जो है एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एक्वस में डाले जाने पर जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट के अंदर जो है अपने आयंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हमने देखे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते थे जो 100% आयोनाइज्ड हो जाते थे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट होते थे जो पार्शली आयोनाइज्ड होते थे। तो यहाँ हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने बताया था आपको, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जितने भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं, वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ हम एक इंसुलेटर वेसल्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज NaCl को हमने यहाँ भर देते हैं, और इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यहाँ हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड को हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ होता है, ये इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। अब रिएक्शन जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था और कैथोड पर रिडक्शन होता था, तो यहाँ भी सेम वही, एनोड पर एक ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर एक रिडक्शन होगा। जैसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया जाएगा वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक कर जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, इससे Na+ और Cl- यहाँ पर बना दिया। तो हम जानते हैं ये एनोड प्लस 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 एनोड प्लस हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने की वजह से, और कैथोड जो है ये माइनस टर्मिनल बनेगा क्योंकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल हो। तो यहाँ एनोड प्लस टर्मिनल होगा और कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव आयन होगा वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ चलेगा, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो इस सेल के अंदर हमें जो रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ हमें एनोड पर एट एनोड जो रिएक्शन होगी, तो एनोड पर कौन जाएगा? Cl-, तो Cl- आयन एनोड पर चला गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस कर दिया। एनोड से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद ये अपने आप को न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर जो है वो चेंज करेगा। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यहाँ न्यूट्रल एलिमेंट को बनाया। अब हम जानते हैं कि इसको इस तरीके से लिखना उचित नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 2 मोल ऑफ Cl- की बात करते हैं, और यहाँ जो है वो Cl2 गैस बनता है। तो यहाँ कह सकते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से
निकल जाता है। ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं? कैथोड पर पहुंचते हैं। एक कैथोड, ये कैथोड पर जाने के बाद यहाँ कैथोड पर कौन है? Na+ आयन जो है वो कैथोड पर आ जाता है और यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं कैथोड पर, तो कैथोड पर जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर न्यूट्रल एलिमेंट का बनाते हैं। तो यहाँ इस तरीके से न्यूट्रल एलिमेंट का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हमें एनोड पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है Cl2 गैस मिलने वाला है, जबकि कैथोड पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सोडियम मेटल यानी सोडियम सॉलिड मिलने वाला है। तो हम बता सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि बताओ क्या प्रोडक्ट कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम किसी वेसल्स के अंदर हमने जो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो हम बता सकते हैं कि कौन एनोड पर जाएगा और कौन कैथोड पर जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ एनोड पर क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन हुआ और कैथोड पर जो है सोडियम मेटल का प्रोडक्शन हुआ। अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होने वाली कंप्लीट रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो सेल रिएक्शन जो यहाँ बनेगी, सेल रिएक्शन हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 2Cl- प्लस 2Na+ रिएक्टेंट क्लोराइड आयन और सोडियम आयन यहाँ रिएक्टेंट यूज हुए और इन्होंने मिलके प्रोडक्ट Cl2 गैस और सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरीके से हम इसका जो है सेल रिएक्शन को इजी वे में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन पता हो, देखा आपने। अब ये जो सेल रिएक्शन बनी है हमारी, इस सेल रिएक्शन के अंदर Cl2 प्रोडक्ट और सोडियम जो है प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ इस प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट बनता है तो इस सेल के अंदर इसके साथ केमिकल एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ हमने इसको दी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे केमिकल्स बनाने में यूज हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी केमिकल्स बना है, यानी वो केमिकल रिएक्शंस को कर, यानी जो अभी हम एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं बैटरी और सेल के थ्रू, वो बैटरी और सेल के थ्रू जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही है, हमारे केमिकल्स को जो है फॉर्म कर रही है, यानी केमिकल एनर्जी को बना रही है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे सेल जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आया होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके से वर्क करते हैं इस चीज को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं अब जो प्रोडक्ट जो डिसाइड होता है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आपसे कहा जाएगा कि बताओ एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब आप जो है इलेक्ट्रोड लोगे। तो अभी जो मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये इलेक्ट्रोड मैंने लिए हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन से इलेक्ट्रोड लिए बच्चों? इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जब हम लेते हैं तो इस तरीके का हमें प्रोसेस देखने को मिलता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट को हम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में लगाते हैं।
लेकिन अगर मैं मान लो इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लूं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, सर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है मेटल्स के बने हुए होते हैं। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है ये, अगर मैं कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड लेता हूँ तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन हो सकता है प्रोडक्ट जो है वो कुछ और बनता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेने पर जो है प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट हो सकता है चेंज हो जाए ड्यू टू एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड जितने भी हमारे मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड जैसे कि कॉपर, Au, Ag, Hg एंड आयरन, ये सारे के सारे जो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोड लेने की कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? तो अब हम इसी को आगे समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ factors which decided the formation of product in electrolytic cell। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं NaCl लेता हूं तो मैंने बताया Na+ जो है ये कैथोड पर जाएगा और Cl- जो है वो एनोड पर चला जाएगा। इसकी जैसे मैं मान लो MgBr2 ले लेता हूं, तो अगर मैंने MgBr2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लिया, Mg+ को बनाएगा, Br- बनाएगा, तो ये हमारे पास दिस इज एनोड and this is cathode, anode and cathode। तो यहाँ मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के थ्रू, माइनस+, जो प्लस से जुड़ा है एनोड है, जो माइनस से जुड़ा है वो कैथोड। तो यहाँ पर Br- यहाँ जाएगा, Mg यहाँ जाएगा, तो 8 एनोड पर अगर हम देखते हैं तो Br- ने Br2 बनाया, 2Br- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और 8 कैथोड पर यहाँ प्लस जाएगा, तो Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Mg सॉलिड में बदल देगा। तो यहाँ पर जो एनोड पर हमें प्रोडक्ट मिला वो मिला ब्रोमीन गैस, और कैथोड पर जो प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला Mg यानी मैग्नीशियम मेटल सॉलिड फॉर्म में। तो अगर हम
इलेक्ट्रोड जब हमने NaCl लिया तो हमारा प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, AmGbr2 लिया तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, AlCl3 लिया तो उसके प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी फॉर्मेशन को क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसको कौन डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो इसको डिसाइड करता ही है, एक दूसरा है हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी जो है प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन के बेस पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, और दूसरा हमारे पास डाइल्यूट हो सकता है। कंसंट्रेट का मतलब ये मोल्टन स्टेट में, और डाइल्यूट का मतलब ये एक्वस स्टेट। चलो यहां बात करते हैं, सपोज करो ये इसी को देख लेते हैं, MgBr2 हमारा कंसंट्रेट है। अगर MgBr2 यदि हमारा कंसंट्रेट है, या हम यहाँ NaCl सही ले लेते हैं एग्जांपल, NaCl सपोज करो हमारा कंसंट्रेट है, तो कंसंट्रेट का मतलब है ये मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में है का मतलब हमने इसको गर्म करके इसके आयनों के अंदर चेंज कर दिया। तो जब ये मोल्टन स्टेट में आता है तो Na+ और Cl- बनाता है, और यहाँ जाता है Cl- और यहाँ बनता है Cl2, और यहाँ जाता है Na+ और यहाँ बनता है Na सॉलिड। तो जब कंसंट्रेट है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेट है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है Cl2 और सोडियम। एनोड पर Cl2 गैस मिलेगा और कैथोड पर सोडियम मेटल मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो यही इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाइल्यूट ले लिया, डाइल्यूट का मतलब इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमने वाटर मिलाया हुआ है, और वाटर मिलाया है तो डाइल्यूट का मतलब है कि NaCl प्लस वाटर H2। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बदल जाए। कैसे बदलता है, देखो यहाँ एक्चुअल में क्या होने वाला है कि अब जब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में H+ आयन भी है और OH- आयन भी मौजूद है, Na+ आयन भी मौजूद है, Cl- आयन भी मौजूद है, इसके अलावा H+ आयन भी मौजूद है और OH- आयन भी मौजूद है। तो हो सकता है कि यहाँ H+ भी जो है वो कैथोड पर जाना चाहता है, सोडियम भी कैथोड पर जाना चाहता है, यहाँ Cl- भी कैथोड पर जाना चाहता है, OH- आयन भी कैथोड पर जाना चाहता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी आ जाती है कि कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा। जो कैथोड पर जाएगा और जो एनोड पर जाएगा वही आयन जो है प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। तो प्रोडक्ट को वही आयन डिसाइड कर सकता है जो कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ज्यादा हो या कम हो। भाई हम कह सकते हैं एनोड पर क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl- का ज्यादा है या OH- आयन का ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो प्रायोरिटी में होगा, वो वही जो है OH- वही एनोड पर जा सकता है। इसी तरीके से हम जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होता है।
तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात होगी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, वो कहाँ जाने वाला है, वो कैथोड में जाने वाला है। तो एनोड पर वो जाएगा, वो आयन जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और कैथोड पर वो आयन जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जब हम यहाँ इस केस में की बात करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन के अंदर देखें तो Cl माइनस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है OH माइनस आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, इसलिए एनोड पर तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो Cl2 गैस ही बनेगा, Cl2 गैस ही बनेगा। बट अगर हम अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किस किस देखना पड़ेगा कि सोडियम का ज़्यादा है कि हाइड्रोजन का ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, ड्यू टू यहाँ सोडियम आयन नहीं जाकर यहाँ H+ आयन चला जाता है। यानी अब जो एनोड कैथोड पर जो आयन जाने वाला है वो Na+ ना जाकर H+ जाता है, क्योंकि H+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? तो इसके लिए आपकी बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, वहाँ सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। आप उस इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज के अंदर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, वहाँ से आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बात बता रहा था आपको कि अब की बार सोडियम कैथोड पर ना जाकर H+ आयन जो है वो कैथोड पर जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल Na+ आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो ऐसा होने की वजह से यहाँ 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये H2 गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा। तो जब जो प्रोडक्ट बनेगा वो एनोड पर Cl2 गैस बनेगा, जबकि कैथोड पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो H2 का फॉर्मेशन यानी H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। देखना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेट है या एक्वस है, क्योंकि कंसंट्रेट है तो उसमें सिर्फ उसी के आयन होंगे, बट अगर एक्वस है तो उसमें साथ में वाटर के भी आयन होंगे। तो तीसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड दो तरीके का हो सकता है, या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकता है या तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो सकता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट बनता है सेम वही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो सॉल्यूशन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। ड्यू टू दिस रीजन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर ही डिपेंड करेगा। बट अगर इलेक्ट्रोड अगर हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाने की वजह से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड कर सकते हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड किस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं इसके विषय में जानेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। गुड डे।